हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में विच इज़ एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये शुरू करा था अपना टॉपिक एसेंस ऑफ एथिक्स, और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ एथिकल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे लिए काफ़ी नई है। मैंने अभी तक आपको बताया था अकाउंटेबिलिटी के बारे में और कैसे अकाउंटेबिलिटी एज अ एथिकल वैल्यू अलग होती है। ये टर्म कैसे अलग है फ्रॉम द टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल तरीके में समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एम्पैथी। एम्पैथी को समझने से पहले आपने इसके साथ एक रिलेटेड टर्म ज़रूर पढ़ी होगी, कहीं ना कभी आपने उसके बारे में सुना होगा। जनरली जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उस वर्ड को यूज़ करते हैं, डैट इज़ सिंपैथी, राइट। हम जब दूसरों से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दुख दर्द के लिए एक सांत्वना है, एक सिंपैथी है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, रिया, मयूर और दिव्या, आप क्या समझते हो इस वर्ड से सिंपैथी? क्या होता है सिंपैथी? किसी को सिंपैथी देना या किसी से सिंपैथी लेना। किसी के दुख में शामिल होना। अच्छा, और दिव्या आपका क्या विचार है? पिटी फीलिंग होना, यस। मयूर, दिव्या बोथ आर करेक्ट। रिया, आप क्या समझते हो सिंपैथी टर्म से? तो यस, पिटी और एक फीलिंग होना या फिर किसी के दुख दर्द के लिए, है ना, हमारे दिल में एक फीलिंग होना। तो यस, जब आप किसी से बोलते हो कि हम तुम्हारे दुख दर्द को समझते हैं, तो यानी कि आप जो कह रहे हो कि आपको किसी के दुख दर्द के लिए, उसकी प्रॉब्लम के लिए, उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, आपके अंदर एक दया भावना है, राइट, एक पिटी फीलिंग है, डैट इज सिंपैथी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो फीलिंग का कंपोनेंट है ना, पिटी फीलिंग है, मतलब आप सामने वाले के दुख दर्द को देख रहे हो, उसको समझ रहे हो कि सामने वाला किसी पीड़ा से, किसी दुख दर्द से गुजर रहा है या गुजर रही है, और आप सिर्फ उसे एक दिलासा देने का काम करते हो। आपको बुरा लग रहा है, वो एक सिंपैथी है। लेकिन व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एम्पैथी? एम्पैथी का पहले तो देखो, जो इंग्लिश में अनुवाद होता है, इसकी डेफिनेशन जो आती है साइकोलॉजी के एनसीईआरटी में, इसको कुछ ऐसे डिफाइन करती है साइकोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी। आप ये चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। पुटिंग वन सेल्फ इनटू अनदर पर्सन्स शूज। ये है एम्पैथी की डेफिनेशन, जो कि साइकोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। पुटिंग वन सेल्फ इनटू अनदर पर्सन्स शूज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच में किसी के जूते में घुस जाना है। इस अंग्रेजी अनुवाद का मतलब ये होता है कि सामने वाले की सिचुएशन को आप समझ रहे हो, आपके अंदर पिटी फीलिंग है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक सिंपैथी का कंपोनेंट है। एम्पैथी कैसे अलग होती है कि मान लो ये एक कोई पर्सन है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से जूझ रहा है। ये सिचुएशन को हम मान लेते हैं, ये एक पैरामीटर है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी सिचुएशन को फील कर सकते हो, समझ सकते हो, जो दर्द वो महसूस कर रहा है या कर रही है सामने वाला, आप भी अगर उस दर्द को महसूस कर सको, उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफ़ों को अगर आप महसूस कर सको, डैट इज एम्पैथी। सिर्फ आप इसके लिए यहाँ पर एक पिटी फीलिंग नहीं दिखा रहे हो सामने वाले के लिए, आपको सिर्फ बुरा जो लग रहा है वो कहने के लिए नहीं लग रहा है। जैसे सिंपैथी में क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं रियलिस्टिक आपको। आपका बर्थडे है, आप जोरों शोरों से डीजे म्यूजिक लगाकर पार्टी कर रहे हो,
ठीक है। दोपहर में आपके दोस्त आ रखे हैं, आपकी मम्मी ने बढ़िया सा लंच बना रखा है और आपके यहाँ पार्टी चल रही है। उतने में आपको गली मोहल्ले में किसी की छीकम चिल्ली सुनाई देती है और आपको पता लगता है कि सामने वाले या अगल बगल वाले के घर में किसी की डेथ हो गई है। और वहाँ पर उसके घर परिवार वाले बहुत तगड़ी तरीके से रोना जो है वो स्टार्ट उन्होंने कर दिया है और उस घर में चीखम चिल्ली मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। अब अगर आप किसी के लिए सिंपैथेटिक हो तो आप ये कर सकते हो कि यार दोस्तों से बोल सकते हो, यार सॉरी यार तुम लोग यहाँ बैठे रहो लेकिन हम यार म्यूज़िक वगैरह नहीं बजाएंगे, यार अच्छा नहीं लगता कि सामने वाले के घर में डेथ हो रखी है और हम यहाँ गाना बजाना करें। अच्छी चीज़ नहीं है ये, एक अच्छी इंसानियत नहीं है ये, एक अच्छी इंसान की वैल्यू, एक उसकी पहचान नहीं है। तो आपने क्या करा, म्यूज़िक बंद कर दिया और दोस्त लोग मिलकर आप आराम से खा रहे हो। या फिर आपकी मम्मी ने देखा, आपकी मम्मी उन आंटी को, उन अंकल को, उनकी परिवार को जानती हैं और उनका मन उदास हो गया, उनका जी खट्टा हो गया कि यार सामने वाले के घर में डेथ हो गई है। तो आप लोग सब खाना पीना कर रहे थे, तब तक वो भी खाने बैठी, खाने के लिए कुछ भी, और वो खाना खाने से उठ गई कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि यार सामने वाले ऐसे रो रहे हैं, या फिर आप जैसे किसी को दुख तकलीफ़ में देख रहे हो। तो आपकी मम्मी उस घर परिवार वालों को जानती हैं, तो फिर उन्होंने खाने की प्लेट लेकर बैठी हुई थी लेकिन छोड़ दिया उस खाने को। अब वो कह रही मैं बाद में खाऊंगी, तो वो किचन में ढक कर रख कर चली गई खाना। ये जो पूरा बिहेवियर, ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, आप, आपके दोस्त, आप सब जो शो कर रहे हो बिहेवियर कि आपने डीजे का अपना म्यूज़िक जो है वो बंद कर दिया, प्लस आपकी मम्मी खाना खाने बैठी थी, जो आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए पार्टी का मील आया हुआ था, मंचूरियन, चाउमीन, मोमोज और ये सब, लेकिन उन्होंने भी उनकी भी एक थाली लगी हुई थी, लेकिन अब उनका मन नहीं कर रहा खाने का, उनको बुरा लग रहा है क्योंकि वो उस घर परिवार वालों को जानती हैं। अब आपका इतना कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इंसानियत ये दिखाई कि गाना बजाना बंद कर दिया और अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया कि यार सॉरी यार, मैंने तो तुम लोगों को अच्छे के लिए बुलाया था, लेकिन यार ऐसी ऐसी बात हो गई है सामने वालों के घर परिवार के अंदर, तो यार हम म्यूज़िक वगैरह नहीं बजाएंगे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ये पूरी फीलिंग जो आप यहाँ पर शो कर रहे हो, जो मैंने आपको एक सिचुएशन बनाकर दी, दैट इज सिंपैथेटिक फीलिंग। अब यहाँ पर एम्पैथी कैसे होगी? एम्पैथी चाहकर भी आपको या आपकी मम्मी को, आपके घर वालों को, सामने वाले के परिवार के लिए नहीं हो सकती। हम दूसरों से कह तो देते हैं कि यस मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम जिस परिस्थिति से गुजर रही हो मैं उसको फील कर सकता हूँ, फील कर सकती हूँ। ये कहने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको रियलिस्टिक सिचुएशन बताऊं, आप इस चीज़ से एग्री भी करोगे। अगर हमारी जीवन में कभी भी कोई दुख, परेशानी, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम जब आता है, तो उसको जितना आपका डीएनए फील कर सकता है उतना कोई और फील नहीं कर सकता। अब डीएनए का यहां पर मेरा ये मतलब है आपकी क्लोज फैमिली, आपकी क्लोज फैमिली, वो है एम्पैथी। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपनी जान झोंक दी, आपने पूरा वक्त दिया ईमानदारी से, आप बिल्कुल डेविएट नहीं हुए, योर स्ट्रैटेजी वॉज गुड, योर सोर्सेज वर गुड, आपने सब कुछ लर्न करा, सब कुछ करा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आपका मेंस क्लियर हुआ, आप इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनल रिजल्ट में आप 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए, लिस्ट से बाहर हो गए और आपका पूरा साल बर्बाद हो गया। मे नॉट गॉट डू सो, ऐसा किसी के साथ हो, बस यहाँ पर हम एक सिचुएशन बना रहे हैं सिंपैथी और एम्पैथी टर्म्स को समझने के लिए। अब कहने के लिए आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, मैं बीइंग योर मेंटर आपके लिए एक दुख तो प्रकट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, लगे रहो, फलाना ढिकमा, 100 लोगों के लिए 100 लोगों के ओपिनियन आपके लिए आएंगे। और आप भी जानते हो कि अगर आप किसी को अपनी जर्नी के बारे में बताओगे तो सामने वाला उसमें हंसेगा नहीं, मज़े नहीं लेगा, वो सिचुएशन को समझेगा और उसको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, उसके चेहरे पर एक आपको शिकंज दिखेगी यार, कि सामने वाला ये जो बंदा या बंदी मेरे खड़े हुए हैं ये अपनी यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं कि इंटरव्यू में 1 या 2 नंबर से ये रह गया, ये रह गई, तो उनको थोड़ा सा सुन के बुरा लग सकता है। लेकिन जिस दिन आपने पीडीएफ जब फाइनली खोली और आपका वहाँ पर नाम नहीं था और आपको बहुत उम्मीदें थी अपने आप से कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी मैं देकर आई हूँ, लेकिन 1 या 2 नंबर से जब आपकी मार्कशीट आई और पीडीएफ पे जब आपने नाम नहीं देखा,
उस दिन जो आपके माथे पर एक फीलिंग आई होगी, जो आपका माथा सनका होगा, आपकी आंखों में आंसू आते हुए भी जो टपक नहीं पा रहे होंगे, जो आपका दर्द होगा, वो सिर्फ आप अपने पेरेंट्स की आंखों में और सिबलिंग्स की आंखों में, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, टॉप प्रायोरिटी पर तो पेरेंट्स ही होते हैं, आप उनकी आंखों में वो वाला दर्द फील कर सकोगे, देख सकोगे। वो आपके दर्द को, उस दर्द को फील कर सकेंगे। सामने वाले सिर्फ आपको एक सांत्वना दे सकते हैं कि अरे यार कैसे रह गया, क्यों रह गया, कोई बात नहीं अगली बार निकल जाएगा। तो ये जो सिर्फ मुंह जुबानी से कहने वाली बात होती है, जिसमें सामने वाला आपको ऐसे बता रहा है, उसके मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं उसमें आपको एक दया भावना की फीलिंग महसूस हो रही है, उसके शब्दों का उच्चारण ऐसा है कि वो कंसर्न दिख रहा है आपके लिए वो पर्सन। लेकिन इस शब्दों के उच्चारण की भावनाओं के चलते, जहां पर आपको एक सामने वाले की एक सांत्वना, एक चिंता, आपके लिए कुछ एक दर्द दिख रहा है सिर्फ शब्दों में, वो सिंपैथी है। लेकिन जो एम्पैथी होती है, एम्पैथी में आप बिल्कुल वैसा ही फील करते हो जैसा सामने वाला जिस दौर से गुजर रहा है। अब जीवन में हमारे साथ हमारी किसी भी परिस्थिति में एग्जैक्टली उसको फील करने के लिए, और यहां पर मैं जितने भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ऐसा सुनकर लग रहा होगा कि क्या सर ये सिंपैथी और एम्पैथी सिर्फ रोने धोने वाली चीज़ों में होती है क्या? जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि किसी का रिजल्ट ही निकला, किसी के घर में कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो हमने म्यूज़िक बंद कर दिया, या आपकी मम्मी ने खाना छोड़ दिया। मैंने अभी ये जो 2-3 एग्जांपल दिए, आपको यहाँ पर ये सारी सिचुएशंस नेगेटिव दिख रही होंगी, लेकिन एम्पैथी में आप इसको कैसे भी मान सकते हो कि पुटिंग वन सेल्फ इन टू अनदर पर्सन शूज़। अगर आपका रिजल्ट आने पर जितनी खुशी, जेन्युइन जो खुशी होती है, जैसे कुछ लोग तो चिढ़ेंगे, वो बोल तो देंगे यार यार हो गया, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग बुराइयाँ शुरू कर देंगे, इट वॉज लक फैक्टर, ठीक है, सबका नहीं होता, तुम्हारा हो गया, चलो शुक्रगुजार रहो तो भगवान की अपनी किस्मत के, तुम किस्मत के धनी निकले। लेकिन एक्चुअली लोगों की खुशी में हो सकता है कि आपको ताने भी दिखें उस टाइम पर। अब यहाँ पर मैं सिचुएशन को रिवर्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हैप्पी सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। एम्पैथी में अगर हम एम्पैथी को बोल रहे हैं पुटिंग वन सेल्फ इनटू अनदर पर्सन शूज, तो सामने वाला अगर एम्पैथेटिक है आपके लिए, सिर्फ वो सिंपैथेटिक नहीं है। सिंपैथी तो चलो एक ऑब्वियस ही बात है, कोई आपके लिए पिटी फीलिंग आपकी सुख की घड़ी में थोड़ी ना दिखाएगा, आप जब खुश हो तो थोड़ी ना कोई दया भावना दिखाएगा आपके ऊपर। यहाँ पर ये दुख दर्द पीड़ा या कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस के अंदर आप ऐसे फंस गए हो तो सामने वाले की सिंपैथेटिक फीलिंग आ सकती है। लेकिन एम्पैथी जो है, हालांकि वो भी 90% एक दुख दर्द और पीड़ा वाली सिचुएशन से ही रिलेट करी जाती है, लेकिन सॉरी, एम्पैथेटिक सिचुएशंस के अंदर एम्पैथी में यही होता है कि सामने वाला अगर आपके लिए एम्पैथेटिक है तो वो आपकी सिचुएशन को एग्जैक्टली वैसा फील कर सकता है, वैसा समझ सकता है। आपके मन के अंदर आपकी जो जो भी प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर चल रही है, आपके आंखों में खुशी दिख रही है, तो वो आपकी खुशी के आंसू में भी शामिल है आपके साथ, और आपके दुख और गम की घड़ी में भी वो आपके साथ शामिल है। आपका दर्द उसका दर्द, आपकी खुशी उसकी खुशी, और ये सिर्फ मुंह जुबानी नहीं, फील करने वाला कंपोनेंट होता है। तो अच्छे से पहले बताओ, मुझे फर्क समझ में आ गया सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में? बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, हम यहां पर एथिक्स में इस एथिकल वैल्यू सिंपैथी को और एम्पैथी को पढ़ रहे हैं। अब हालांकि सिंपैथी तो नहीं मानी जाती है एथिकल वैल्यू, एम्पैथी मानी जाती है। वाई दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, ये समझना पड़ेगा हमें। दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कल को मान लो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप मान लो, कोई सामने एक गरीब व्यक्ति आया है आपके ऑफिस में आपसे मिलने, उसने आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाई है, बताई है, तो अगर आप उसके लिए सिर्फ सिंपैथेटिक हो ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके दुख दर्द पीड़ा या उसकी सिचुएशन के लिए एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा
समझने के बाद आपको एग्जैक्टली फील करना पड़ेगा कि मैं इसकी जगह पर होता तो तो मेरी रातों की नींद कैसे उड़ गई होती। और वो जब आप एम्पैथेटिक बनते हो और एम्पैथेटिक मैनर में लोगों की दुख दर्द परेशानियों को समझते हो, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से उनको अपनी गवर्नेंस डिलीवर कर सकते हो। आप एक प्रशासनिक अधिकारी होगे तो आप प्रशासन के चलते जो प्रशासनिक लाभ पहुंचाने की जो कोशिश करोगे, अगर आप सिंपैथेटिक हो तो आपने आज किसी की चीज़ों को सुना, आप उसको भूल गए। अब ये सिंपैथेटिक वाली फीलिंग को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आपने कोई एक मूवी देखी और आपको वो मूवी देखते हुए या इंस्टाग्राम की कोई रील सुनते हुए या कोई यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनते हुए आपको उस टाइम पर वो सिचुएशन जो सामने वाला पर्सन बता रहा है आपको रिलेट हो गया, उससे ख्याल आ गया, आपकी आंखों के सामने आपके मम्मी पापा का, भाई बहन का चेहरा आ गया। फॉर द टाइम बीइंग यू गेट इमोशनली वीक। तो आपके अंदर एक सिंपथी आ जाती है। आप खाना खा रहे हो, मस्ती से बर्गर खा रहे हो अपना, और ऐसा कोई पॉडकास्ट आपने सुना या ऐसी कोई आपने मूवी देखी, तो आपका मन उस टाइम पर थोड़ा सा भारी हो जाता है और आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं उस पर्टिकुलर नज़ारे को देखते हुए। लेकिन होता क्या है, आप रात को सो जाओगे देखते हुए और उसके बाद सुबह उठोगे और जैसे आप थे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि सिंपथी में क्या होता है कि आपकी सिर्फ एक पिटी फीलिंग है और ये फीलिंग एक धुएं की तरह है, जो कि कमरे में थोड़ी देर के लिए तो धुआं है ये, लेकिन बाद में ये हवा में मिक्स हो जाएगा और गायब हो जाएगा। एम्पैथी जो एक चीज़ होती है कि यहाँ पर आप जेन्युइनली स्टेप भी लेते हो, आप सिर्फ शब्दों से और अपनी फीलिंग को दिखाकर फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द मोमेंट आप सिर्फ बयां नहीं करते हो कि मैं तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा को समझता हूँ। अगर आप जेन्युइनली समझते हो, कोई किसान आपके ऑफिस में आया, कोई बूढ़ी अम्मा, कोई बूढ़ी माता जी, कोई बुजुर्ग आदमी आपके ऑफिस आया जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसकी पेंशन रुकी हुई है, किसी पर्सन ने आपको अपनी दुख तकलीफ ये सुनाई कि किसी औरत को उसके हस्बैंड ने मार पीट कर निकाल दिया घर से, ससुराल वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं, या किसी के माँ बाप किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्ध आश्रम छोड़ा है, तो आप वहाँ पर अगर जब तक उनकी सिचुएशन को फील नहीं करोगे, बिल्कुल वैसा लाइक पुटिंग वन सेल्फ इन टू अनदर पर्सन शूज, तो बेटर तरीके से कभी एक गवर्नेंस को डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। और मैं ये मानता हूँ कि कभी आपसे इंटरव्यू में ये वाला सवाल पूछा जाए या कभी आपके जहन में ये वाला सवाल उतरे प्रिपरेशन करते वक्त, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपको लगता होगा 1947 से लेकर सर हम 2025 में बैठे हुए हैं, कितने सारे आईएएस ऑफिसर आए होंगे, इस देश का ढांचा, इस देश की व्यवस्था बदल क्यों नहीं गई? उसका आंसर दोस्तों मैं एक ही वर्ड के अंदर दे सकता हूं। कुछ लोग आईएएस ऑफिसर अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, सबके अंदर ऐसा नहीं है कि एम्पैथेटिक फीलिंग जो है वो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होगी या कोई भी पर्सन सिंपैथेटिक होगा ही नहीं। इसका प्रॉपर आंसर है कि देखो, पुख्ता सबूत तो आपके सामने ही है कि भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहाँ पर किसी को किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ झूठे वादे करे जाते हैं, जहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करप्ट हो चुके हैं। और इस वास्तविकता को भले ही हम एग्ज़ाम के अंदर ना लिख सकें, लेकिन हम मन के अंदर जानते हैं कि क्या चीज़ें और क्या जहर भारत के अंदर घुल रहा है, जो कि भारत को और उसकी सोसाइटी को, उसकी अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को करप्ट करते चला जा रहा है और जहर घोलते चला जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक आंसर है। अगर आपके कभी मन में ये वाला सवाल उत्पन्न हो या कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि सिंस 1947 टू द कंटेम्प्रेरी टाइम देयर हैज़ बीन सो मैनी आईएएस ऑफिसर्स, सो मैनी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ आवर कंट्री, तो इस कंट्री का रंग रूप या इस कंट्री की दिशा और दशा चेंज क्यों नहीं हो पाई? तो आप कह सकते हो, आप समझ सकते हो, आपके सामने आंसर है कि सर या मैम, आपको अगर किसी को आंसर देना हो या आपको अपने आप को समझाना हो, तो आज के बाद याद रखना कि लोगों में, प्रशासनिक अधिकारियों में या उन सब अधिकारियों ने जिन्होंने इस देश को 1947 से लेकर 2025 तक खींचा है, उन्होंने सिंपैथेटिक वे में तो गवर्न करा है, इस देश को रूल करा है, प्रशासन को चला है, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर से एम्पैथी जो है, एम्पैथेटिक फीलिंग जो है, दूसरों के लिए दुख दर्द जो पीड़ा है, वो सिर्फ उनके लिए जबान पर होगी कि हाँ जी मैं समझता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है इस चीज में। उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन वही होता है ना कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं,
वन रॉटन मैंगो स्पॉइल्स दी होल बास्केट। अगर एक सड़ा हुआ आम एक टोकरी के अंदर रखा हुआ हो तो वो बाकी सारे आमों को खराब कर देगा। तो बात वही है कि 5 अधिकारी जिनके पास एम्पैथी वाली फीलिंग है वो अकेले क्या कर लेंगे उन 2,500 3,000 25,000 सारे के सारे जो हमारे देश में लाखों सैकड़ों जो अधिकारी हैं हर एक लेवल पर जो प्रशासन के अलग अलग कोनों में दायरों में काम कर रहे हैं। अगर उनके अंदर एक ऐसी कॉमन भावना वाली एम्पैथेटिक फीलिंग नहीं है, सिर्फ सिंपैथी है, तो उससे कोई चीज़ चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। सिंपैथी तो वही चीज़ है ना कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक मूवी देखी जहाँ पर एक लड़का अपने पापा के लिए कुछ कर रहा है, मम्मी के लिए कुछ कर रहा है, या आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई सीन वहाँ पर मिल गया, आपको फॉर द टाइम बीइंग एक दुख दर्द पीड़ा फील हो रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि आप बस खाना खा के सो गए, सुबह आप उठे, आपने चाय गटकी और आप सब भूल गए और दोबारा आप जैसे बेशरम थे आप वैसे बन गए। तभी तो कहते हैं, कई लोग ये पूछते रहते हैं ना बेवकूफ़ स्टूडेंट्स कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन अपने आप में, पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा जो ये बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछते हैं कि हाउ टू स्टे या हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन या किसी भी फलाने फलाने एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहले तो उन गवारों से ये बोलना चाहूँगा मैं कि पहले मोटिवेशन की गवारों डेफिनेशन तो पता कर लो, इसका मीनिंग तो पता कर लो, तब जाकर अपने आप को बताना कि मोटिवेटेड हम कैसे रखें। मोटिवेटेड अपने आप में साइकोलॉजी कहती है कि ये एक शॉर्ट टाइम की फीलिंग होती है, ये एक शॉर्ट टाइम की फीलिंग होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। लॉन्ग लास्टिंग जो फीलिंग होती है आपके अंदर वो होती है इंस्पिरेशन। दुनिया भर के स्टूडेंट का एक सवाल जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे फिर वो यूपीएससी वाले बच्चे हों, एक सवाल जो अगर कोई स्टूडेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है तो उसके दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगेन मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूपिड मानता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, उनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है। अभी काम कैसे करती है अगर मैं आपको बताऊं कम शब्दों के अंदर इसको देखो, क्या है कि अगर बात है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और उसके लिए आपके अंदर एक हीट है, आपका एक पर्टिकुलर गोल है सेट माइंड के अंदर जो कि आपका बहुत पर्सनल गोल है कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं कह रहा हूं कि भले ही वो आपका गोल करप्शन है आपके अंदर, कि आपकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और आप आईआरएस ऑफिसर बनके छापे पे छापे रेड पे रेड मारकर अरबों खरबों रुपए जमा करना चाहते हो, ये भी एक गोल है, ये भी एक गोल है पर्सनल। और मैं कब कह रहा हूं कि पर्सनल गोल बहुत एथिकल होना चाहिए? मैं तो उस चीज़ को आंसर कर रहा हूं कि जो कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसका आंसर किसी के लिए फिक्स क्यों नहीं हो सकता। बिकॉज आप ऐसा मान लो कि आपके अंदर एक हीट है और आपके अंदर वो जो जज्बा है, जो आग लगी हुई है, वो किसी गोल को लेकर लगी हुई है, वो गोल आपका पर्सनल है। तो अगर वो गोल सच में आपके लिए पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा जेन्युइन है ना, अगर, तो आप कभी भी आवर्स को काउंट ही नहीं करोगे, आपके लिए वो डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। और यहीं पर अगर कोई पर्सन जो है वो गोल्डन स्पून वाला पर्सन हो, अब गोल्डन स्पून का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी अच्छे आर्थिक स्थिति वाले परिवार से आ रहे हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यार मैं एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देख रहा हूँ, निकला तो निकला, नहीं निकला तो तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसी चीज़ें यूनिवर्स आपको कम देता है ऐसी फीलिंग के साथ। और जब आपके मन के अंदर मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन तो इंस्पिरेशन तो देखो इतना बड़ा गोला है एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इसके अंदर मैं छोटा गोला भी नहीं कहूँगा इसको, मोटिवेशन सिर्फ एक डॉट है जो कि आपको शायद से यहाँ पर दिख भी नहीं रही होगी, इतना छोटा काम करता है मोटिवेशन। तो अगर आप मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो ना, तो यानी कि आप चपरासी हो, और अगर आप इंस्पिरेशन के पीछे भाग रहे हो तो यानी कि आप एक आईएएस हो। ये डिफरेंस होता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने के लिए डिस्कस नहीं कर रहा था, आगे जाके ये भी वैल्यूज़ आएंगी
इसके बारे में वैसे कहीं लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन इंस्पिरेशन। और पढ़ाई के लिए हमेशा या किसी गोल को पढ़ाई तो इसलिए कर रहे हो ना कि गोल को पाना है, पढ़ाई इसलिए तो कर नहीं रहे हो कि जीवन में दुख चाहिए, तकलीफ चाहिए, है ना, या किसी को मरते हुए देखना चाहते हो, इसके लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। कोई गोल ही होगा सेट, कुछ अच्छा ही बनना चाह रहे होगे, अपने परिवार की स्थिति को ही सुधारना चाह रहे होगे, तो मोटिवेशन काम नहीं आने वाली। मेरी बात याद रखना, मोटिवेशन काम ही नहीं आने वाली, क्योंकि जो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं वो सबसे गवार इंसान है, सबसे गवार स्टूडेंट है, वो देहाती हैं एक नंबर के, चपरासी मेंटेलिटी के बिल्कुल। अब इतने क्रूड और इतने रूड वर्ड्स में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो गवार इंसान रूबरू ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन से। उनको यही नहीं पता बेवकूफ़ों को कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए लास्ट करती है। इंस्पिरेशन एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है ना, और आप अपनी कज़न की वेडिंग से भी अगर आप आए हो, और अगर आपका ये टारगेट है कि आपको 8 घंटे पढ़ना था, आप कैसे भी करके वहाँ पर टाइम निकाल कर इधर उधर जाकर आप ये गोल फिक्स करोगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये गिल्ट पैदा कर रहा होगा। वहीं पर जहाँ पर आप मोटिवेटेड हो ना, ऐसा बेवकूफ़ इंसान क्या करता है कि वो सारे फंक्शंस, सारे जो चीज़ें चल रही हैं उसकी प्रिपरेशन के टाइम पर वो सब कुछ अटेंड करता रहेगा। हमें यहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। उसके बाद अगले दिन आके अपने आप को कोसेगा और फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करेगा, सर मेरा ना रूटीन टूट गया था, मेरे ना ऐसी ऐसी बात हो गई थी, मेरे घर में ना शादी थी, तो अब बता दो सर, हम मर रहे हैं, शमशान घाट पे हमारी अर्थी लेटी हुई है, तो अब बता दो कि हमें ज़िंदा कैसे होना है दोबारा। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि मोटिवेशन के दायरे के अंदर अगर आप फंस गए लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप फंसे रह जाओगे। आपको होना पड़ेगा इंस्पायर्ड, और इंस्पिरेशन हमेशा इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आने वाली। एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ से, किसी पर्सनैलिटी से, आपने किसी की बुक पढ़ी, लाइफ को रिलेट करा, तो आप वो इंस्पायर हो गए उससे। लेकिन मोटिवेशन भी वैसे 2 प्रकार की होती है। मोटिवेशन को भी हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है मोटिवेशन आप हमेशा इंट्रिंसिक तौर पर आनी चाहिए। और अगर आप इंस्पायर्ड हो ना, तो क्या एक्सट्रिंसिक क्या इंट्रिंसिक, मोटिवेशन आपके लिए इतना छोटा सा ही सर्कल बनकर रह जाएगी, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द बड़ा सर्कल। आप इंस्पायर्ड हो, और इंस्पिरेशन की आग जंगल की आग होती है जिसको बुझाना बहुत मुश्किल है। मोटिवेशन की आग एक मोमबत्ती है जिसको दूर बैठे हुए फूंक मारकर आराम से बुझाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। एथिक्स का जो सिलेबस है, जो उसका पेपर है, ये आपको रियल लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में डिफरेंस, कोर डिफरेंसेस। ठीक है। हाँ, एम्पैथी के अंदर ये है मयूर के कि हम किसी की फीलिंग को रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके जैसा बिल्कुल जैसी वो उस सिचुएशन के अंदर है वो हम समझ पा रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात और अधूरी रह गई है शायद से, इसलिए आपका डाउट आ रहा होगा। एक बात मैंने कंप्लीट नहीं करी, वो ये है कि अगर मैं आपसे आपके जीवन के अंदर किरदार पूछूं कि आपके लिए जो एम्पैथेटिक है, वो कौन कौन हो सकते हैं किरदार। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर आते हैं आपके पेरेंट्स, फिर आपके सिबलिंग्स। ये बात हो गई डीएनए की, जो मैंने आपको ऊपर क्लियर करा। डीएनए कभी आपको वर्ड यूज करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि खून के रिश्ते जितने आपके दुख दर्द पीड़ा को फील कर सकते हैं एग्जैक्टली, वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे किरदार भी हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं जिसके साथ हमारे खून के रिश्ते नहीं है, बट वो हमारे एम्पैथेटिक हो सकते हैं। अब ये किरदार हो सकते हैं आपका आपका कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड पीयर, दोस्त आपका, आपका लविंग पार्टनर, या आपका स्पाउस। हो सकता है, गारंटी नहीं है।
बीवी छोड़ के भाग जाएगी, पति छोड़कर भाग जाएगा, माँ बाप नहीं भागेंगे ऐसे घर से। लोग क्या करते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं, माँ बाप नहीं निकालते घर से। ठीक है। क्लोज पीयर, अच्छा कोई दोस्त है, जिगरी यार है, घर आना जाना उसके लगा हुआ बचपन से, तो वो चीज़, वो कभी कभार ऐसी वीक सिचुएशन के अंदर आपकी परिस्थिति को समझ सकता है वो दोस्त, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, अगेन दे कैन फील सेम फॉर यू। ठीक है। सच्चा प्यार जहां पर है, और बीवी या पति, और यहां पर फर्क नहीं पड़ता लव मैरिज या अरेंज मैरिज से। एम्पैथेटिक वो भी आपके लिए हो सकते हैं, जैसे स्पाउस की अगर मैं बात करूं, उसको जस्टिफाई मैं आपको करूं, हमारी मम्मियाँ और हमारे पापा, ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन है 1995, 1994, 3, 2, 1, 1990s के जो डिकेड वाली जनरेशन, ज़्यादातर तो उस टाइम पर अरेंज मैरिज ही हुई थी। लेकिन जब हमारे दादाजी वाली साइड फैमिली में कुछ हो जाता है, किसी की डेथ होती हुई आपने देखी हो, किसी की विदाई होते हुए देखी हो शादी के टाइम पर, हमारी मम्मी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रही होती है ना, जैसे हमारे दादाजी की साइड की फैमिली के लोग चाचा पापा ताऊ जी बुआ फील कर रहे हैं। चाचियाँ और हमारी मम्मियाँ वैसे ही फील कर रही होती है, वैसे ही रो रही होती है, वैसे ही उस दुख में शामिल हो रही होती हैं। तो यानी कि वो उस परिवार को अपना मान बैठी हैं, सिर्फ सरनेम के साथ नहीं, एम्पैथेटिक वे में। ऐसी अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आप रो रहे हो, आपका दोस्त आपके लिए रो रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए रो रही है, आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए रो रहा है, आपका पति परेशान है, आपकी बीवी परेशान है, अगर आप रात रात भर जाग रहे हो, ठीक है, अगर आप करवटें बदल रहे हो, तो आपसे आपका दुख दर्द पूछा जा रहा है, आप रो रहे हो तो उनको भी रोना आ रहा है, देन आप श्योर शॉट हो सकते हो कि इस पर्सन के मन में भी मेरे लिए, मेरे प्रति सिर्फ वो फीलिंग नहीं है, बट सामने वाला पर्सन मेरी सिचुएशन को फील कर सकता है। और ऐसा कभी आप कोई व्यक्ति ढूंढो अपनी जीवन में, ये तो डीएनए के साथ जुड़े हुए पेरेंट्स और सिबलिंग, इनमें से अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ लो कभी अपने जीवन में, तो आप उनको अपनी ज्वेलरी की तरह संभाल के रखना, कभी उनको खोना मत। गलती सामने वाले से भी हुई हो ना, तो आप माफी मांग लेना, लेकिन ऐसे लोगों को जाने मत देना अपने जीवन से। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं आपके लाइफ के। आपके पास पैसा नहीं है, सारी तूफान मचाओ आपकी लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पैसा आ जाएगा कल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शमशान घाट पे कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, चाहे फरारी ले लो, चाहे लैम्बोर्गिनी ले लो, चाहे आईएएस का टैग ले लो, चाहे रैंक 1 का टैग ले लो, चाहे प्रधानमंत्री का टैग ले लो, शमशान घाट पे जिसने लेटे होगे तो नंगा ही लिटाया जाएगा आपको, और सफ़ेद कपड़े पहन के जला दिया जाएगा आपको, या दफना दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तीली भी लेकर इस संसार से नहीं जाओगे, जीते जी चाहे जितना मर्जी नाम कमा लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, झूठी वाहवाहियाँ जितनी मर्जी बटोर लो, अकेले आए थे अकेले जाओगे, नंगे आए थे और नंगे जाओगे। अभी भी डाउट है तुम्हें? अच्छा हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो एम्पैथेटिक फीलिंग होना एक आईएएस ऑफिसर या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए, देखो हम ये एथिक्स तो इसलिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये यूपीएससी के लिए है ना, तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें जर्नली, ये जितनी भी एथिकल वैल्यूज़ हैं, आगे चलकर केस स्टडीज ऐसी आएंगी कि जब आपको कोई रोल दिया जाता है निभाने के लिए ना, चाहे वो बैंक के रिसेप्शनिस्ट का हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर का हो, चाहे कोई अधिकारी का हो, आधार कार्ड बनाने वाले का हो, मिड डे मील स्कीम के अंदर हो, है ना, तो आप कोई ना कोई यानी कि एक गवर्नेंस या एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभाते हुए एक सर्विस डिलीवरी का काम कर रहे हो, समझ रहे हो। वहां पर कहते हैं कि एम्पैथेटिक फीलिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है, सिंपैथी वर्क नहीं करती वहां पर। सिंपैथी में हो सकता है ठीक है, आप पिटी फीलिंग फील करो फॉर द टाइम बीइंग, आपके पास टाइम है तो आपने मतलब हैंडल कर लिया सिचुएशन को, लेकिन आप भी जानते हो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, इतनी दुनिया तो आप लोगों ने भी देखी हुई है। अब मैं इसके बारे में और क्या ही बताऊं कि आप, मतलब जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि आपने इतनी दुनिया तो देखी हुई है कि सिंपैथी वाला जो इंडिविजुअल होगा ना, वो 100 लोगों में से एक की मदद कर देगा, लेकिन एम्पैथेटिक इंडिविजुअल जो है उसकी रातों की नींद वैसी उड़ी रहेगी जैसे किसी की लाइफ में एक्चुअल जो दुख दर्द पीड़ा है, वो भले ही इंसान आपके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपसे कोई मदद मांगने आया तो आपको वो चीज़ सता रही है रातों रात। आप वहां पर आराम से रिलैक्स होकर एसी वाले कमरे के अंदर सो नहीं रहे हो, आपने अगर किसी की दुख दर्द पीड़ा को सुना
समझा, और आपने बोला चलो देखते हैं क्या हो पाता है जी, बताते हैं हम आपको, आना कल आप ऑफिस, तो आपके मन में सिर्फ एक सिंपैथी, और आप मतलब एक तरीके से च्युइंगम का फ्लेवर लेने के बाद थूक दे रहे हो च्युइंगम को, आप यही कर रहे हो दूसरों के साथ। लेकिन एम्पैथेटिक वे में आप सामने वाले को प्रॉपर ये आश्वासन भी दे रहे हो कि यार मैं समझता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस चीज़ में यार, आई कैन फील इट, आई कैन रिलेट इट। हाँ मयूर, अब बताओ कुछ और। हाँ, नेक्सलाइट्स के साथ ये चीज़ काम आ सकती है, और अगर दोबारा हमें उनको सिविलियंस नॉर्मल बनवाना है तो, क्योंकि हैं तो वो हमारे लोग ही। कि आई एस ऑफिसर्स, यस, उनको वापस देश एक परिवार है, परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उनकी शादी में जाकर नाचते हैं, और उनको आश्वासन दिलवाते हैं कि हम तुम्हारी सज़ा कम से कम करवा देंगे, या सरेंडर कर दो तो हम पूरा तुम्हें सारे केसेस से बाइज्जत बरी भी करवा देंगे, है ना। हाँ, मिड ये केस स्टडी यूपीएससी में भी आई थी एथिक्स के पेपर के अंदर, कि मिड डे मील स्कीम का एक वर्कर जो है वो एससी है, दलित है, और पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट करा कि हमें नहीं खिलवाना इससे खाना, ये जो लेडी या जो भी बना रहे हैं खाना, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं और हम नहीं चाहते कि दलित के हाथों से बना हुआ खाना हमारे बच्चे खाएं, है ना। तो आप, अब उन पेरेंट्स के मन में वो एम्पैथेटिक फीलिंग नहीं है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उनके मन के अंदर। लेकिन आप, हाँ, आप बीइंग अ प्रशासनिक अधिकारी, आप बीइंग अ कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि देखो, जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, प्राइवेट लाइफ के अंदर या पब्लिक लाइफ के अंदर, जब तक आप बात नहीं करते ना किसी से, वो चीज़ कभी सॉल्व नहीं हो सकती। बात करने से क्या होता है, और जब आप एक अथॉरिटी में होते हो, लीडरशिप की क्वालिटी में, दूसरों को वो चीज़ समझाने से ना लोगों के मन में इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल की दुनिया के अंदर लोग क्या मानकर बैठ जाते हैं, जिसको हम आगे चलकर एथिक्स में भी पढ़ेंगे, एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर, कि एटीट्यूड अगर किसी का अडिग हो गया है, किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो गया, उसको चेंज करवाना इतना ईजी नहीं है। लेकिन ईजी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वो भी चीज़ पॉसिबल है। अब कास्ट के फैक्टर को बहुत सारे लोग मानते हैं हमारे गांव के अंदर, कि उनके काम वाली जैसे आई या कुछ आई तो वो अलग कटोरी के अंदर, अलग चाय के कप के अंदर, शहरों में होता है ये वाली चीज़, तो आशिमा के घर में होता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये वाली बात। आशिमा खुद बताती है कि उसकी मम्मी ने उसकी काम वाली के लिए अलग चम्मच, कटोरी और ये सब बना रखा है, कि घर में कभी कोई आलू के पकौड़े बने या चिप्स बने तो उस कटोरी में दे दिए जाते हैं, फिर उससे बोल दिया जाता है धोकर तुम अपना साइड में रख देना। कप उसके लिए एक अलग अरेंज करा जाता है, उसको आशिमा के घर वाले, आशिमा की मम्मी यूज़ नहीं करती हैं। तो शहरों में चीज़ चल रही है। अब ये चीज़ मानसिक रूप से लोगों के मन के अंदर बसी हुई है। अब कहने को भाई तुम दिल्ली में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर रह रहे हो, तुम्हारे 3-3 करोड़ के फ्लैट हैं, बंगलो हैं, उसके बाद ऐसी हरकतें अगर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारा हमारा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लोगों से वार्तालाप करने में पीछे छूट गया है। लोगों को जब तक कोई चीज़, आप अथॉरिटी के अंदर हो, आप जब तक कोई चीज़ बताओगे नहीं। अब प्रधानमंत्री के मैसेज देते हैं इतना अच्छा अच्छा, खुद झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा कचड़ा पट्टी उठाते हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि साफ सफाइयाँ रखो, है ना। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने दलित कारीगरों के पैर धुलवाए थे, क्या मैसेज है कि आप डिस्मिशन ना करो। सीट बेल्ट लगाई थी 26 जनवरी पर, क्या मैसेज है कि सेफ ड्राइव करो और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाओ। तो ये मैसेज देने का काम होता है। तो ऐसे मैसेज और भी तो फील्ड्स के अंदर, एरियाज के अंदर दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स ही उससे चलता है। तो हालांकि इसको दूर करने के लिए देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव, लाइक संयुक्त भारतीय सेना नाम से एक पार्टी बन सकती है और वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन अभी क्या है कि लोगों को दो ही चीज़ें नज़र आती है, कांग्रेस एंड बीजेपी, लोग इसी के बीच में उलझ गए हैं। तो क्या पता फ्यूचर में एक अच्छी पार्टी आ जाए संयुक्त भारतीय सेना के नाम से, वो चीज़ें चेंज करने की कोशिश करे। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, एथिकल क्वालिटी समझ में आ गई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये दो क्वालिटीज़ हम एथिकल वैल्यूज़ अच्छे से कवर कर चुके हैं, नॉट क्वालिटी, सॉरी, एथिकल वैल्यूज़। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फ़र्क अच्छे से पता है ना। ऑनेस्टी शब्दों में होती है, इंटेग्रिटी आपके एक्शंस में भी दिखती है। याद है दिव्या, रिया, मयूर, अच्छे से बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए एक अगेन एक नई वैल्यू है, दैट इज प्रोबिटी, और आपके सिलेबस का एक पार्ट भी है। जैसे हम ये पहला पार्ट कर रहे हैं ना अपना, टॉपिक नंबर 1 हमारा जो जीएस पेपर 4 का है, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 ये है। आगे चलकर आप जीएस पेपर 4 के सिलेबस की तरफ देखोगे ना, तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये भी हमें पढ़ना है, इसका सेपरेट चैप्टर होगा। जैसे ये पीडीएफ जो है, ये आपकी पीडीएफ पूरी इसी के बारे में, टॉपिक नंबर 1 के बारे में, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ऐसी एक पीडीएफ आएगी जहां पर हम बात करेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, हम ये जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म या कॉन्सेप्ट या एथिकल वैल्यू ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी का, यहां पर लिखते हैं इसको, प्रोबिटी। प्रोबिटी का सिंपल सा मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग strong moral principles, strong moral principles. Along with strong moral principles, you should have honesty and decency. अब आप ये कहोगे कि सर फिर प्रॉपर्टी यार अलग कैसे हुआ, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया हमें, कि यहाँ पर आप 3 क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हो कि ये एक ऐसी क्वालिटी है अपने आप में जहाँ पर नंबर 1, आप ये कहोगे कि सर हम कंफ्यूज हो गए कि आप ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एथिकल वैल्यू है जहाँ पर मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और डिसेंट तरीके से पर्सन बंदा बंदी बिहेव करें। तो फिर ये अलग कैसे हुई ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रोबिटी टर्म को थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। प्रोबिटी जो है, प्रोबिटी इज अबाउट एडरेंस। एडरेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज से स्टिक होते हो, चिपक कर उसको संजोग कर आपने अपने साथ रखा होता है, दैट इज एडरेंस। तो इट इज अबाउट बीइंग एडरेंस टू ethical and moral values, ethical and moral values such as honesty and integrity। बस कीवर्ड ये है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये जो आपको स्ट्रॉन्ग एथिकल मॉरल वैल्यूज दिखानी है, लाइक ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ये आपको एक क्षेत्र में शो करनी है। प्रोबिटी तभी वर्क करेगा, मतलब ये प्रोबिटी का कंसेप्ट लाइमलाइट में तभी आएगा जब आप ये ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज की क्वालिटी, और ऑनेस्टी और डिसेंसी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जब आप एक क्षेत्र के अंदर शो करोगे, और वो क्षेत्र है आपका गवर्नेंस। यानी कि यहां पर मैं आपको बस इतना बता सकता हूं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, इंटेग्रिटी में ये प्रॉपर्टी इंटेग्रिटी के साथ लिंक्ड है। ऑनेस्टी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो ही जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी तो एक शब्दों के अंदर सच्चाई है, लेकिन इंटेग्रिटी तो एक्शंस में भी दिखती है। प्रोबिटी को आप ना, जैसे इंटेग्रिटी को आप कहां दिखाते हो, बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। आप पर्सनली भी वैसे हो जब आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जब आप किसी कैमरा या किसी की निगरानी के अंदर नहीं हो तब भी आप ऐसे हो, बिल्कुल ईमानदार, सच्चाई की राह पर चलने वाले, और पब्लिक लाइफ के अंदर भी आप ऐसे ही हो। प्रोबिटी हमेशा इंटेग्रिटी की वो क्वालिटी है, ये सच्चाई और ईमानदारी की वो क्वालिटी है जो हमेशा आप अपनी एक ही जगह दिखाओगे, दैट इज पब्लिक लाइफ। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये चीज
गवर्नेंस के अंदर वर्क करती है। इसलिए आपका टॉपिक है इस पेपर के अंदर, जीएस पेपर 4 के अंदर, प्रोबेटी इन गवर्नेंस। अब इससे हेल्प क्या होती है? वाई दिस प्रॉपर्टी क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। हम इंटेग्रिटी को भी तो ला सकते थे। प्रॉपर्टी जैसे टर्म की हमें रिक्वायरमेंट ही क्या थी? यूपीएससी ने हमारे सिलेबस में क्यों लिखा ये वर्ड, या फिर हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में? नीड ही क्या इसकी? इंटेग्रिटी ऑनेस्टी से काम चल तो रहा है एक बंदे का। प्रोबेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक लाइफ और गवर्नेंस के अंदर जब जनता से डील करते हुए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी लेवल का हो वो प्रशासनिक अधिकारी, फिर चाहे वो छोटे से छोटा सी ग्रेड डी ग्रेड ऑफिसर हो या फिर ए ग्रेड का वो आईएएस आईपीएस आईआरएस कोई भी हो, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज में लाया करती है बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन public confidence in the government। सरकार, सरकारी कामकाज और प्रशासन के अंदर जनता के ट्रस्ट को इम्बाइब करती है, उसको घोलने का काम करती है, क्योंकि यहां पर आप चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता को दिखाते हो। इफ यू आर हैविंग द क्वालिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आउटकम या रिजल्ट के तौर पर एक चीज आपको देखने को मिलती है, इससे जनता का ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रिमेंडस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज होता है, इससे कंट्री के पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीजेस इन कंट्रीज गवर्नेंस सिस्टम। प्रशासन में जनता को पता लग जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन को चलाते हुए हमें प्रशासनिक जो सेवा है उसका लाभ देते हुए ये जो ऑफिसर है ये ईमानदार है, हम इसकी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी हमें बता रहा है ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा है। तो इससे क्या होता है कि फिर जो दंगे फसाद होते हैं, सरकारी ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन होते हैं, या जिससे एक नॉर्मल सिविलियन लाइफ हॉल्ट हो जाती है कि पुलिस के बीच में और सिविलियंस के बीच में एक मुठभेड़ चल रही है, पथराव चल रहा है, ऐसी चीज़ें फिर नहीं आती हैं। फिर एक जब कोई ऐसा अधिकारी सामने आता है ना जो कि प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हो, जनता ऑलरेडी ट्रस्ट कर रही थी उस पर, जनता को कॉन्फिडेंस था, तो जब वो लोगों को आकर समझाएगा आगे आकर कि आप लोग ऐसा मत करो, मुझ पर तो विश्वास करते हो ना आप लोग अभी घर चले जाओ, मैं आपके बिहाफ पर पक्का बात करूंगा और आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली। अभी आप ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसको पैरालाइज मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा अधिकारी जब सामने आकर ऐसा जनता से बात करता है ना, जनता उसकी बात को मानती है, इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमें फ़र्क समझना पड़ेगा, जो एक थिन लाइन का डिफरेंस है। आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बीच में तो डिफरेंस को अच्छे से जान ही गए थे। अब यहां पर हमें दोस्तों जानना पड़ेगा व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड इंटेग्रिटी। वैसे इतना तो आप समझ ही गए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक चीज़ जो है वो आप प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों में मेंटेन करते हो, डैट इज इंटेग्रिटी। प्रॉपर्टी लेकिन सिर्फ आप जो पब्लिक लाइफ में मेंटेन करते हो। प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी है, इसका प्राइमरी फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि आपका एथिकल कंडक्ट होना चाहिए इन विच लाइफ। बताओ रिया, मैं कि यहां पर क्या लिखूं, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, या बोथ? पब्लिक लाइफ। आप एथिकल तरीके से डील करो पब्लिक लाइफ में,
और पब्लिक लाइफ के अलावा आप ऐसा भी कह सकते हो कि पब्लिक लाइफ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आईएएस ऑफिसर ही होगे और प्रशासनिक अधिकारी होगे, वो प्रशासन में तो आप कहीं पर भी हो सकते हो। इवन यहाँ पर ऐसा भी आप कह सकते हो जब आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो ना और वहाँ पर आपकी कोई एक मैनेजरियल पोजीशन है, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के अंदर भी आप इसको शो कर सकते हो। मतलब ये वो क्वालिटी है प्रॉपर्टी, दिव्या, मयूर, रिया, जब आप घर से बाहर निकलकर किसी के साथ डील कर रहे हो ना, अब जनता तो जनता है, जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आप जनता के साथ डील कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप सरकारी अधिकारी ही होगे, आप प्राइवेट लाइफ में भी तो काम कर सकते हो, है कि नहीं दिव्या? आपकी कोई कंपनी है, लोगों को कोई सर्विस या कोई गुड प्रोवाइड कर रही हो, है ना, उसमें भी तो आपको एथिकल रहना पड़ेगा ना कि आप अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हो। पता चला किसी ने आपकी कंपनी की सनस्क्रीन लगाई, उसे स्किन कैंसर हो गया या पिंपल्स निकल आए उसके चेहरे पे, तब भी तो आपकी जवाबदेही बनेगी ना। तो यानी कि यहाँ पर ये मतलब है कि आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, आप वो पब्लिक लाइफ का पार्ट हो, आप वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो, ठीक है। और ये चीज़ आप शो कैसे करोगे? ये जो हम बात कर रहे हैं कि यू आर ensuring ethical conduct in public life and organizational processes, तो आप ये शो कैसे करोगे? by adhering towards, यहां पर किसी भी पर्सन को प्रोबिटी एज अ एथिकल वैल्यू को होल्ड करते हुए तब माना जाता है व्हेन दैट पर्सन इज फॉलोइंग, किसी एक पोस्ट या पोजीशन पर होकर, प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जब आप प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हो। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे टर्म की, दैट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर इसलिए बिकॉज यहां पर आपको प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों के अंदर चीजों को मेंटेन करना है। यहां पर आपके सबसे बड़ी बात तो पर्सनल मॉरल प्रिंसिपल्स दिखने चाहिए कि आप पर्सनली प्राइवेट लाइफ के अंदर एक मॉरल सिद्धांतों को मानने वाले एक व्यक्ति हो। उसके अलावा आपके एक्शंस के अंदर अगर एथिक्स हैं तो दे शुड बी कंसिस्टेंट। लगातार आपको कंसिस्टेंट एथिकल एक्शन शो करने हैं। और ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जान लेना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दीज टू थिंग्स यू हैव टू शो in all situations, in all situations, both public life and private life, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां पर प्रोबिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये समझाने की कोशिश करता है, जहां पर प्रोबिटी का कंसेप्ट हमें ये समझाता है कि इट इज अबाउट मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, योर आंसरेबिलिटी। कल बताया था ना मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस। तो अगर आप यहां पर पब्लिक लाइफ के अंदर डील कर रहे हो, फिर चाहे आप सरकारी अधिकारी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का पार्ट हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का पार्ट हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, और नहीं भी हो चलो ठीक है, आप पब्लिक लाइफ के साथ डील कर रहे हो तो आप किसी ना किसी पोस्ट पर तो होगी, आंसरेबिलिटी तो आपकी होगी आपकी जॉब को लेकर, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होगे। तो प्रॉपर्टी इज अबाउट मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। जबकि ये जो इंटेग्रिटी का कंपोनेंट है,
इंटेग्रिटी के अंदर इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग वंस ओन मॉरल कैरेक्टर, मेंटेनिंग वंस ओन। अब ये जब पर्सन खुद का मॉरल कैरेक्टर को जब कंसिस्टेंट वे में शो करेगा या करेगी, तो वो तो हमेशा प्राइवेट लाइफ से ही शुरू होगा। अगर आप प्राइवेट लाइफ के अंदर ही मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हो, या आप मॉरली करेक्ट या मॉरली और एथिकली सही पर्सन नहीं हो, तो जनता के साथ क्या खाक डील करोगे मॉरल वे में, एथिकल वे में। तो यहाँ पर मॉरल कैरेक्टर आपका होना चाहिए, प्लस दूसरा कीवर्ड अगेन यही है इसका कि उस चीज़ में फिर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ probity एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटेग्रिटी। और आप तो जानती हो कि ऑनेस्टी तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है इंटेग्रिटी का। तो ऑनेस्टी जो है अगेन वो किसी भी एरिया में हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन इट इज ओनली अबाउट वर्ड्स। एक्शंस के अंदर जब आपकी हो प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ बोथ विद कंसिस्टेंसी, वो इंटेग्रिटी है। बट इंटेग्रिटी व्हेन इट कम्स टू ओनली पब्लिक लाइफ एंड गवर्नेंस डिलीवरी, इट बिकम्स प्रोबिटी। और लास्ट जो एथिकल वैल्यू हमें डिस्कस करनी है यहां पर, दैट इज कंपैशन। कंपैशन में भी आपकी एक पिटी फीलिंग तो है, लेकिन ये सिंपैथी से कैसे अलग है। कंपैशन में आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं कि दोस्तों, कंपैशन सबसे बड़ी बात तो एक ही सोशल फीलिंग है, क्योंकि आप यहां पर घर परिवार वालों के लिए नहीं, समाज के लोगों के लिए कोई एक फीलिंग है आपकी। और वो फीलिंग कैसी है? सोशल फीलिंग के अलावा आपकी दूसरों की सिचुएशंस के लिए आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है। और वो सेंसिटिविटी और सोशल फीलिंग किन चीजों के लिए? दैट इज विद रिगार्ड टू इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सफरिंग ऑफ अदर्स। जब दूसरे लोग सफर कर रहे हैं, किसी चीज से जूझ रहे हैं, ठीक है, आंधी तूफान मचा हुआ है सामने वाले के जीवन के अंदर, तो ये आपकी एक सोशल फीलिंग और सेंसिटिविटी की भावना है, जहां पर आप इमोशनली लोगों की सफरिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ, यहां पर पिटी फीलिंग तो है, लेकिन कंपैशन इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दया भावना होना चाहिए फॉर समवन who is suffering, who is suffering। पर्सनली मैं अपनी लाइफ का यहाँ पर एक एग्जांपल यूज करता हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ था 2 साल पहले, और मयूर जानता है इस चीज़ को। मयूर, आपको याद होगा कि 2 साल पहले मेरा बर्थडे था, तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। मैं जा तो रहा था आशिमा वगैरह के साथ कहीं घूमने, लेकिन हुआ क्या था कि याद है कि किसी का कॉल आ गया था मेरे पास कि उनको अपनी बेटी के लिए, उनका ऑपरेशन हुआ है और ब्लड की रिक्वायरमेंट है ना। और मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा था उनको ब्लड देने के लिए। याद है ना बर्थडे वाले दिन जब आप लोगों ने केक भेजा था मेरे घर पे, और रात को आके फिर मैंने बोला था कि सॉरी दोस्तों मैं लेट हो गया हूँ और मैं आज कहीं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा जाना पड़ा। तो अब एक बार बताओ दिव्या, रिया, मैं चाहता तो पार्टी भी कर सकता था उस दिन कि भाई मेरे कौन से रिश्तेदार ये लगती हैं। किसी ने ऐसी रैंडमली मतलब मुझे बुलाया था, तो पापा का कॉल मेरे पास आया था कि तुम चले जाओगे क्या, मैं ज़रा बाहर हूँ और मेरे को पहुँचने में हॉस्पिटल टाइम लग जाएगा। तो मैंने कोई सवाल जवाब या कोई किंतु परंतु नहीं करा, अरे मेरा बर्थडे, किसी और को बोल दो, वो बोल दो। रिक्वायरमेंट थी किसी को, मैं तो जानता भी नहीं था उनका चेहरा। पापा ने बोला ये वार्ड नंबर है, ये फ्लोर है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ चले जाना। मैं मेट्रो लेकर गया, 1.5 घंटा ट्रैवल कर खून देकर आया और वापस आ गया मैं।
उनकी बेटी को जिस लेडी ने मुझे बुलाया था, उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था और उसको खून की रिक्वायरमेंट थी, और वो क्योंकि दिल्ली से नहीं थी तो उनको कोई मिल नहीं रहा था और उनको अर्जेंट चाहिए था। तो यहाँ पर मतलब मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ कि जैसे अब मेरी लाइफ में अगर मुझे कंपैशन के ऊपर कुछ ऐसा लिखना हो, मैंने आपको बताया हमेशा एथिक्स के अंदर एक आपका जो दुनियादारी का एग्जाम्पल होता है वो काम आता है, एक आपका पर्सनल एग्जाम्पल काम आता है। पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने क्या करा, सामने वाले की सिचुएशन को समझा कि मेरी बर्थडे पार्टी से ज़्यादा या मेरी ओकेशन से ज़्यादा सामने वाले की सिचुएशन को मैंने समझा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बेटे की जान ज़्यादा ज़रूरी है। और चला क्यों गया बिना किंतु परंतु करे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेटी फीलिंग थी। और किसके लिए थी? क्योंकि कोई पर्सन सफ़र कर रहा था। तो दिस इज कंपैशन। और ये सारे जो एथिकल वैल्यूज़ है ना दोस्तों, ये एथिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसलिए सिखाई जाती हैं बिकॉज यू शुड एक्चुअली फील इट एंड प्रैक्टिस इट एंड प्रीच इट। ये सिर्फ लिखने के लिए और यूज़ करने के लिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ये यूज़ नहीं होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीवन के आप किसी मोड़ पर इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप नहीं प्रीच करते हो तो आप कुदरत आपको ठोकर मारेगी। कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं कि टॉप रैंक लाने के बाद जीवन की पर्सनल व्यवस्था को नहीं चला पाए तो तलाक हो गया। कुछ ऐसे भी है जो एथिकल नहीं रहे, फेक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन लिया और अब जाकर उनका टाइम आ गया तो उनको जेल जाना है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने छवि बहुत अच्छी बनाकर रखी हुई थी लेकिन करप्शन के मामले के अंदर पकड़े गए हैं, जनता का विश्वास डगमगाने लगा, तो जो प्रोबिटी है वो शो नहीं करी उन्होंने। तो कुदरत कहीं ना कहीं चाहे आपकी पब्लिक लाइफ के अंदर या प्राइवेट लाइफ के अंदर बदनामी करवाएगी ज़रूर। अगर आपके अंदर ये वैल्यूज़ पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आपका यूपीएससी निकले या चाहे ना निकले। यूपीएससी निकलने ना निकलने से कोई एक पर्सन अच्छा बुरा नहीं हो जाता, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम है। निकले अच्छी बात है, ना निकले और भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बनेंगे फिर शोषण करेंगे आईएएस अधिकारियों का। तो जीवन के गोल हमेशा बड़े रखा करो, है ना। और जो चीज़ें यहाँ सीखते हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको अप्लाई करना लाइफ के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्पिरेशन देती है कहीं ना कहीं, नॉट मोटिवेशन बट इंस्पिरेशन। लाइक जैसे हिस्ट्री को मैं किरदारों के तौर पर समझने के लिए, याद करने के लिए करता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जो हमें आगे चलकर एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, लाइक टॉलरेंस के ऊपर जैसे क्वेश्चन आया था 2017 में जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के अंदर कि टॉलरेंस इज़ अ वैल्यू जो कि इंडिया के अंदर फॉलो करी जाती है, प्रीच करी जाती है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। अब वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपने उसके बारे में कभी नहीं सोच रखा है तो आप इमीडिएटली आंसर उसके ऊपर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे किरदारों को समझ के उनसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो। लाइक जैसे मैं अलाउद्दीन खिलजी की हमेशा बात करता हूँ। जब इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी हुकूमत के तहत दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा तो इसका मजाक उड़ता था दरबार में बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका एक दोस्त था, उसने इससे अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा, यार ये लोग सब हंसते क्यों रहते हैं, मतलब मेरे ऊपर, या मतलब मेरी कोई वर्थ नहीं है क्या यार, ये तो मेरे चाचा हैं जो तख्त पर बैठे हुए हैं, यार ये लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो उसका दोस्त उसको एक दिन बोलता है कि अलाउद्दीन बात ऐसी है कि दे कंसिडर यू एज जाहिल, गवार समझते हैं तुम्हें, इसलिए तुम्हारे अनपढ़ होने का ये मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या संभालेगा सल्तनत को, या फिर इसको हम पोस्ट देकर क्या करेंगे, इसलिए तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए तुम्हारे चाचा खुद तुम्हें ये बोलते हैं कि चलो तुमने कोई सुझाव दिया है, वैसे तुमसे पूछा तो नहीं गया था, कोई नीड भी नहीं थी, चलो हम सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि तुम्हारी वर्थ नहीं है इसके अंदर। उसका दोस्त बहुत कटाश शब्दों के अंदर उसे ये सारी चीज़ें बोलता है। अगले दिन अलाउद्दीन नहीं आया दरबार के अंदर और 1 साल तक नहीं आया लगातार, फॉर 1 ईयर, पूरे .1 ईयर तक ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द कोर्ट। 1 साल के बाद लौटता है एंड ही न्यू ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सल्तनत की तो याद थी ही उसको, सारी भाषा याद कर आया था और दुनिया की विभिन्न भाषाओं के ऊपर कमांड बनाकर आया था, अपनी मिलिट्री स्किल्स को अपनी टाइट कर आया था, इकोनॉमी के बारे में पढ़कर आया था। इसलिए अपने चाचा का मर्डर करने के बाद जब वो खुद सत्ता में बैठता है,
सिर्फ इकलौता ऐसा रूलर है इतिहास के अंदर, दिल्ली सल्तनत के या फिर कहीं पर भी आप कंपेयर कर लो, अकबर से भी आप उसको कंपेयर कर लो, 20 सालों तक, 15 से 20 सालों तक लगभग ऐसा ही, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 से मोर देन 1 डिकेड, ऑलमोस्ट 2 डिकेड तक परमानेंट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, नो इन्फ्लेशन। उसके कार्यकाल में कोई इन्फ्लेशन ही नहीं आई, परमानेंट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। जित्तल वर्ड यूज होता था उस टाइम पर, जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, तो जित्तल वर्ड यूज होता था उसके टाइम पर। अब मैं हिस्ट्री को ऐसे याद करता हूँ तो मेरे ऊपर तो कोई लोड ही नहीं आता, लोग फालतू में बदनाम करते रहते हैं हिस्ट्री में ये करना है वो करना है। दिल लगी करोगे इन्हीं सब्जेक्ट के साथ तो ऐसे तो हर सब्जेक्ट टफ लगेगा तुम्हें। और इकोनॉमी को मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की भाषा से, बिकॉज आई लव मनी। मेरा जीवन में सबसे पहला प्यार जो है वो बिटकॉइन है, बाद में शायद से कोई बंदी है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक रस निचोड़ना आना चाहिए कि आप कैसे पढ़ोगे उसको स्टोरी बनाकर, और वो कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकता, यू हैव टू स्पेंड टाइम। जैसे आप जितना सामने वाले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप डिसाइड करते हो लाइफ में किसको हमें रखना है, गर्लफ्रेंड बनाना है कि नहीं बनाना, कल को मैं इसके साथ शादी करने का सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता हूँ। जितना ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हो आपको सामने वाले की औकात पता लगने लग जाती है। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट्स के साथ करना होता है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखो और अपना ख्याल रखो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।